बराह रास्त आपको कराची लिए चलते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। फारिग करो, डिसमिस करो उसी वक्त, यानी कि कानूनी जो तकाजे पूरे करने, नहीं तो कोर्ट्स उनको फिर रिलीफ दे देती हैं अगर आपने वो पूरा नहीं किया, जो भी शो कॉज। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन आपके सारे नाम पब्लिक करो ताकि वो, और आज मैंने दे दिए, इंशाल्लाह वो कर लेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन में पूरी डिटेल लेके, और उनके खिलाफ हम जाएंगे। इसलिए कि कुछ वो कहने लगे कि जी हो सकता है कि वो बंदे को पता ही ना हो, डबल तनख्वाह ले रहा हो, किसी और अकाउंट में जारी हो, और कोई ऐसी लूप होल ना छोड़ दें कि जिसमें अगर खुदा ना खास्ता कोई गलत आदमी हमसे डिसमिस हो जाता है तो उसके बहाने से सही आदमी सारे भी वापस आ जाए, यानी सही जो डिसमिस हुए। तो इस पर बड़ा क्लियर स्टैंड है, और मैंने ये भी कहा है कि पूरे सिंध के अंदर जो भी बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन हैं उनकी भी इंक्वायरी हो। ये तो नाजायज़ है ना कि आप एक एक जगह पे, मैंने ये तो सुना था, कहूँगा नहीं, के लिए आप लोग नाराज़ हो जाएंगे कि सीएम साहब जी वज़ीर आज़म के हवाले से कल नासिरुद्दीन शाह साहब ने कहा कि बिलावल साहब वज़ीर आज़म होंगे, जबकि दुबई से जो इत्तलात आ रही हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ पे जो है आप लोगों का दुबई में कंप्रोमाइज़ किया है, तो पहला सवाल तो ये है कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? बिलावल भुट्टो सरकारी। हम सुन रहे हैं, बात सुने, एक सेकंड। दुबई की आपको अगर इत्तला पता है क्या हुआ तो सबको बता दे, फिर हमसे ना पूछा करें। ऐसे कोई बात नहीं हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला अगले इंतखाबात, और मैं आपको ये बता रहा हूँ, बहुत चेमंगई होती है, बहुत बातें होती है। मैं सिंध का चीफ मिनिस्टर हूँ, इंशाल्लाह ताला असेंबली अपने मियाद ख़त्म करके 2 महीने में इंतखाबात होंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। और अगर सबसे बड़ी पार्टी होगी तो प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, उस वो आपने ही नाम ले लिया पहले, तो इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। अच्छा सर, कच्चे में जो कुछ हुआ, SHO अगवा हुआ, उसके बाद तेगो खान तेगानी को जो प्रेशर आया उसके बाद वो बाजियाब हुए, क्या बताया पुलिस ने? तेगो खान के प्रेशर के बायस वो बाजियाब हुए या पुलिस ने बाजियाब कराया? देखिए मेरी बात सुने, तरीक़ेकार यही होता है ना कि किसी भी तरीके से, बहुत अनफॉर्चुनेट है, कच्चे में इश्यूज़ हैं, मैंने कभी भी इससे इनकार नहीं किया। हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट्स कश्मीर, घोटकी और शिकारपुर, उसमें प्रॉब्लम्स थे। मैंने IG सिंध साहब के साथ मिलके जो प्रॉब्ली बेस्ट अफसरान हम समझ रहे थे उनको हमने उधर लगाया, कुछ कामयाबियां हुई, काफ़ी बेहतर हालात हुए हैं, और एक रिएक्शन डाकुओं की तरफ से आया है। ये ऐसे नहीं है कि हमने, इसलिए एक तो एक तरीका है कि जी उनको अपना काम करने दें जो कर रहे हैं वो, और हम चुप करके बैठे। एक प्रेशर था कि हुकूमत ने बिल्टअप किया, पुलिस को डायरेक्शंस दी कि आपने यहाँ से ख़त्म करो, उसकी रिएक्शन में उन लोगों ने ये एक्टिविटीज़ की हैं और कुछ तेज़ होती नज़र आ रही है। लेकिन इंशाल्लाह ताला जैसे पहले हमने पूरे सूबे में, आपको वो भी दिन याद होंगे 2008 में, ये तो आप कच्चे के इलाके की बात कर रहे हैं, आप में से कोई भी इंक्लूडिंग मी सक्खर से शिकारपुर बगैर कॉन्वॉय की नहीं जाता था, नहीं आते थे। तो वो जैसे ख़त्म की ना, पक्के की बात कर रहा हूँ, ये हालत थी उससे। और बहुत लोग बात करते हैं पीपल्स पार्टी के दौर में बहुत बेहतरी हुई है। कराची में मेरा नहीं ख्याल है कि हम एक जगह इतनी देर खड़े भी हो सकते थे। आप लोगों को ये ज़माना याद होगा, बिल्कुल है। अभी खुले आम अल्लाह ताला का बड़ा करम है, रब ने मेहरबानी की है, हमने अपना काम किया है, पुलिस ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारी रेंजर्स ने कुर्बानियाँ दी हैं, फौज ने कुर्बानियाँ दी हैं, और लॉ एंड ऑर्डर, कराची जो 6ठा या 7वां मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड कहलाया जाता था, अब वो 125 से ऊपर मोस्ट डेंजरस सिटी हो गया। ये सारे फर्क प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। मैंने उस दिन भी तकरीर में कहा था, फिर मीडिया वाले बादशाह हैं यार, जैसे मर्जी उसको घुमाएं। मैंने तो कहा था, मैंने 3 चीज़ों को पॉइंट आउट किया था कि अभी हमारे प्रॉब्लम्स हैं। अर्बन एरियाज़ में स्ट्रीट क्राइम या छोटा क्राइम जो है वो प्रॉब्लम है, और उसके लिए मैंने कहा है हमारी ड्रग्स का प्रॉब्लम है अभी तक, जो हम उसको पूरी तरीके से काबू में नहीं ला सके हैं, और उसमें जो इन्वॉल्वमेंट जिस बड़े किस्म से पैसों की होती है उससे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन उस पर भी बड़ा हमारा क्लियर मौक़िफ़ है। और तीसरा हमारे कच्चे के इलाके में, तो ये तो मैंने प्रॉब्लम्स बताए थे। तो उन्होंने कहा कि जी CM ने कहा सब ठीक है। मैंने कहा इसके अलावा हाँ बिल्कुल ठीक है, हमारे शहरों के अंदर और हमारे देहातों के अंदर 2008 से बहुत ज़्यादा बेहतर हालात है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है जो उस वक्त होता था उस समय। अब सिंध में खासतौर पर इतलात ये है, कराची शहर के तो है ही, आटा जो है 170 प्लस कर गया है। अभी वो पाबंदी भी हटाई थी उसके बावजूद भी। और दूसरी बात ये कि गैस तो ज़ाहिर हमारा डोमेन नहीं है, आप कहते भी रहे,
लेकिन बिजली के हवाले से एक शहरों में 8-8, 10-10 घंटे और गांव देहात की तो बात नहीं लगती, तो इसकी सलूशन के लिए आइंदा इलेक्शन में तो एक बड़ा इशू होगा ये। डेफिनेटली होगा। देखिए, नंबर 1 आटा हमने ख़त्म कर दिया है। जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बैन था, प्रोक्योरमेंट जो थी वो कर ली। कुछ लोग होर्डिंग कर रहे थे, मेरी चीफ सेक्रेटरी से, कमिश्नर से, फिर मैंने फूड मिनिस्टर से अलग अलग डायरेक्शंस दिए हैं कि जो होर्डर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लें और वो होर्डिंग्स ख़त्म करें ताकि आटे की प्राइस कंट्रोल में ला सके। मैं इसको फॉलो अप कर रहा हूँ ताकि वो जो दूसरा आपने गैस और बिजली की बात की, ये हमारा मसला हर वफाकी हुकूमत से चलता आ रहा है। चाहे मैं तो ये भी कहूँगा, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत हो, PMLN की हो, PTI की हो या अभी की कोलिशन हो। सूबा सिंध सबसे ज़्यादा गैस 70% गैस इस मुल्क की प्रोड्यूस करता है। आइन का आर्टिकल 158 कहता है कि जिस सूबे में गैस पैदा होती है उस सूबे के लोगों का हक पहला है गैस के ऊपर, जहाँ पे भी वेलेट है। और ये CCI के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहिबान से, जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ हम टेकअप करते रहे हैं। कायम अली शाह साहब टेकअप करते रहे थे, मैं जब से चीफ मिनिस्टर बना हूँ मैं टेकअप करता रहा और उसमें फ़ायदे भी हुए हैं। ऐसा नहीं कि कुछ इसमें रिजल्ट नहीं निकला है, लेकिन अभी भी हमें, मैं बड़े कहूँगा कि गैस के ऊपर पूरा हक हमें नहीं मिल रहा जो हमें मिलना चाहिए, जो हमारा है। बिजली की आपने बात की, यस, कि इलेक्ट्रिक हो गया, चाहे हेस्को सेप्को हो गए, तीनों को। और मैं आपको क्या बताऊं, ऐसा भी वक्त था कि जब हम नए पावर प्लांट्स, बल्कि मैं फिर दोबारा बता देता हूँ, नूरियाबाद का जो पावर प्लांट लगा है ना, जो 100 मेगावाट बिजली देता है कराची शहर को, जब से लगा है 4 साल हो गए, बल्कि ज़्यादा हो गए, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। 4 साल तो केस को हो गए मेरे ऊपर ठीक है। उससे पहले से है, 1 मिनट भी बंद नहीं हुआ अनस्केड्यूल्ड। जो स्केड्यूल्ड मेंटेनेंस होती है, और सबसे सस्ती बिजली कराची को फराहम कर रहा है। तो जो हम लगा रहे थे तो हेस्को ने मना कर दिया था कि जी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास वाफर मकदार में, और ये उनके डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, वाफर मकदार में बिजली मौजूद है। तो ये जो फेडरल गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक उनके जहन में कुछ चीज़ें ऐसी आई हुई हैं जो कि वो निकल नहीं रही, उनको निकालने की ज़रूरत है। अब तो ये 1 महीना रह गया, इंशाल्लाह ताला। मैंने बताया ना, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आके ये खुन्नस निकालेंगे उनकी। मरदमशुमारी के हवाले से विफाकी हुकूमत के साथ क्या कि जी जो 7वीं मरदमशुमारी हुई, ये इस दफ़ा CCI में आएगी या फिर नई मरदमशुमारी? देखिए, मुझे अभी तक उन्होंने मरदमशुमारी के नंबर्स नहीं दिए, ना CCI का कोई पेपर आया है, ना जो लास्ट पता नहीं क्या 17 मई थी, या मुझे डेट याद नहीं, अब भूल गया हूँ मैं, 21 मई थी, 22 मई थी, जब तक इन्होंने किया था। और उसमें मेरा सख्त एतराज़ था, और वो एतराज़ राइटिंग में है और मैंने दिया हुआ, और उस पर मैं अभी तक कायम हूँ कि सिंध के साथ नाइंसाफ़ी की गई थी और पूरे पाकिस्तान में मरदमशुमारी कंटिन्यू की गई और सिंध के अंदर ख़त्म कर दी गई, सिवाय कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के। और वो जो आखिरी 4-5 दिन के जो नंबर्स थे वो बड़े हैरान कुन, जो मुझे पता है आए हैं, अभी तक ऑफिशियली नहीं है मेरे पास। जब ऑफिशियली आएंगे, मैं जो अनऑफिशियल नंबर्स मेरे पास आए थे उस पर मैं रेस कर चुका हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ और फेडरल मिनिस्टर साहब के साथ। उन्होंने एक जवाब भी दिया है, मैं उससे कन्विंस नहीं हूँ उस जवाब से जो उन्होंने दिया है। जब ऑफिशियल नंबर्स आएंगे इसको फिर टेकअप करूँगा। ज़्यादती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों के साथ नहीं होने देगी, चाहे वो कराची में रहने वाले हों या कराची से बाहर सिंध के रहने वाले हों। पता नहीं क्या आजकल तो मैं सुनता हूँ, मैं तो सुन के सर पकड़ता हूँ, कहता हूँ चलो ठीक है, इनको ज़रूरत है यार, ताज़ा इलेक्शन बाइकआउट की है, अब लोगों के लिए कोई इशू तो है। मेयर आगे मुर्तज़ा वहाब, कोई परेशानी तो ज़रूर होगी। इसलिए जो है वो सारे सिंध हुकूमत, जब सब ने मना किया था, जब सारे पॉलिटिकल पार्टीज बाकी थी, मेरे पास तो वो वीडियोस मौजूद हैं, अगर कहेंगे तो कभी दिखा दूंगा, वो मेरी नहीं है पर्सनल। आप मीडिया पता नहीं क्यों भूल जाती है, वो आपके सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम पूरी तरह तैयार हैं, हमने तो अपने बंदे गिन लिए, हमारे पास तो पूरी मरदमशुमारी कंप्लीट है। 27 जनवरी 2023 को 27 जनवरी 2023 देख लीजिएगा, आपके रिकॉर्ड में होगा। हमने एक मोहल्ले में अपना बंदा खड़ा किया हुआ है और सवाल ही नहीं पैदा होता कि मरदमशुमारी गलत हो। 3 मार्च को, उसके 3 दिन बाद मैंने कहा ये सब गलत हो रहा है जो कुछ कर रहे हैं ये लोग, और मैं तो उस दिन से शोर मचा रहा हूँ। फिर जब इनके खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, जब मैंने बताया कि जी सेंसस वाले, ये तो हमारी सारी कोशिश थी, मैं अपनी नहीं कह रहा, काबीना ने नोटिस लिया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चीफ मिनिस्टर हाउस में मरदमशुमारी के ऊपर एक सख्त स्टैंड लिया, आपको पता है, सबको पता है ये। तो
अब वो मैं कह रहा हूँ ना कि क्या करें, उनको भी चाहिए मौका तो हम छोड़ देते हैं, भले करें, इलेक्शन आने वाले हैं, अभी देख लेंगे। आखिरी सवाल कर लें मुझे। ये बता दें कि चेयरमैन पीटीआई ने रिसेंटली स्टेटमेंट में कहा है कि उनके ऊपर कितने भी केसेस हो, हालात कैसे भी हो, वो आइंदा इंतखाबात में सिंध से भी क्लीन स्वीप करेंगे, पाकिस्तान भर की तरह सिंध से भी क्लीन स्वीप करेंगे। इसका जवाब आप ही दे दो यार। मैं क्या जवाब दूं? ओ भाई इलेक्शन लड़ते लो, इसका जवाब आप लोग मिलके दे दें। आप जो जवाब देंगे, जो मुत्तफका जवाब होगा आपका मोस्ट वेलकम जी। हर पॉलिटिकल पार्टी को इजाज़त है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सर्व किया है इस सूबे को, इस मुल्क को, और हम इलेक्शन में जाने के लिए फ्री फेयर प्ले जो प्लेइंग फील्ड लोग हम तैयार हैं। इंशाल्लाह ताला पहले से ज़्यादा वोट लेंगे, पहले से ज़्यादा सीटें लेंगे, ये बड़ा क्लियर मैं आपको जवाब देता हूँ। आज़म ने पाकिस्तान ने गवर्नर हाउस में, तो उसके बाद उनको पीटीवी आज़मत से हटा दिया गया है। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने खबर लगाई, फिर फ्राइडे टाइम्स ने लगाई, और अब उसको मीडिया ने उठाया हुआ है। सबसे पहले तो मैं मीडिया से भी गुजारिश करती हूँ, मैं प्रिंट मीडिया से भी गुजारिश करती हूँ, मैं डिजिटल मीडिया से भी गुजारिश करती हूँ कि कोई ख़बर लगाते वक्त, ये जर्नलिज़म का प्रिंसिपल है, ये ईथोस है कि आपने कोई ख़बर लगाने से पहले दोनों मौक़िफ़ लेने हैं, और दोनों मौक़िफ़ लेने के बाद ही आप अपनी स्टोरी को फाइल कर सकते हैं। उसके बगैर स्टोरी नामुकम्मल होती है, उसके बगैर ये मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन होती है, उसके बगैर ये फेक न्यूज़ के ज़मरे में आता है। और ये वो दौर नहीं है जिस वक़्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान को प्रेडिटर कहा जाए मीडिया का, जिस वक़्त इरफान सदीकी जैसे जर्नलिस्ट के कलम को तोड़कर उनको जेलों की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, जिस वक़्त मीर शकीलुर रहमान साहब को वो केस जो आज जिसमें से नवाज शरीफ साहब बरी हुए मेरिट के ऊपर कि जी प्लॉट दे दिया था और जेल में डाल दो, नैब की कस्टडी में डाल दो। अजीज़ चौधरी साहब पाकिस्तान टेलीविज़न के एम्प्लॉई नहीं हैं, ना कभी रहे हैं, और उनको किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान टेलीविज़न का उनके पास नहीं है। वो अगर मुझे आज़म चौधरी साहब, मैं बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ उनको, मैं पिछले हफ्ते उनके लाहौर प्रेस क्लब में उनसे मुलाकात करके आई हूँ, मैं पिछले 4 साल सबको जानती हूँ जिनके क्या क्या व्यूज़ हैं उनके उसके बावजूद उनको वज़ीर आज़म की प्रेस क्लब गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था। मैंने उनको सवाल करने का मौका दिया था, क्योंकि हम वो वज़ीर आज़म या वो हुकूमत नहीं है जहाँ फहरिस्त छपती थी जर्नलिस्ट की कि किसके साथ बात करनी है, किसके साथ बात नहीं करनी, किस जर्नलिस्ट को बुलाना है, किस जर्नलिस्ट को नहीं बुलाना। एक पूरी स्क्रीनिंग होती थी, और फिर अपने माउथ पीसेस को इंस्टॉल किया जाता था, जिसमें से बहुत सी प्रॉक्सीज इस वक्त मुल्क के बाहर बैठी मुल्क दुश्मनी कर रही हैं। आज़ादी सहाफ़त, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और मीडिया की आज़ादी का सहारा लेकर मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं फैलाई जा सकती। आज़म चौधरी साहब पूल ऑफ जो एनालिस्ट्स हैं, हमें अगर आज़म चौधरी साहब की व्यूज़ से कोई मसला होता, अगर वज़ीर आज़म की कुर्सी के ऊपर एक फ़ॉरेन एजेंट, एक मीडिया प्रेडेटर बैठा होता, तो वो गवर्नर हाउस में उस वक़्त वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदऊ ना किए जाते, और वज़ीर इत्तलात की तरफ से उनको सवाल करने की इजाज़त नहीं दी जाती, क्योंकि हमने देखा था कि उस वक़्त का वज़ीर इत्तलात सहाफ़ियों के मुंह पर थप्पड़ और चपेड़े मारता था। हमें पता था जिस वक़्त सहाफ़ियों जो वज़ीर इत्तलात थे वो किस तरह सहाफ़ियों की तज़हीक करते थे, उनकी तज़लील करते थे, और एक स्क्रीनिंग के ज़रिए सहाफ़ियों को वज़ीर आज़म हाउस में बुलाया जाता था। स्क्रीनिंग के ज़रिए और उसके ज़रिए लिस्टों को स्क्रीन करके उनको वज़ीर आज़म से मुलाकात की इजाज़त दी जाती थी। और अभी भी आज़म चौधरी साहब मेरे लिए एक काबिल इज़्ज़त सहाफ़ी हैं, उनके व्यूज़ जो मर्ज़ी हों, ये एक इंसान का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ज़रिए आपको झूठ फैलाने की कोई कानून, कोई फ्रीडम, कोई मीडिया की आज़ादी इजाज़त नहीं देता। और आज़म चौधरी साहब पीटीवी के अंदर एक एनालिस्ट पूल है, जो इशू बेस्ड पूल है, जो सितंबर पिछले साल से वो उस पूल का हिस्सा हैं, और आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ आज तक वो उस पूल का हिस्सा हैं। और सहाफ़ियों को बुलाकर पीटीवी की नशरियात के ऊपर ये पहली दफ़ा होता है इस तरह के उनको बुलाकर अपने व्यूज़ की इजाज़त दी जाए, और वो लोग जो अपना डिफरेंट व्यू रखते हों गवर्नमेंट से, लेकिन दी जाए, और वो आज भी उस इशू बेस्ड पूल ऑफ एनालिस्ट का पाकिस्तान टेलीविज़न का हिस्सा हैं। किसी किस्म का कोई उनको रिमूव नहीं किया गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। हमारे दिल इतने छोटे नहीं हैं, हम अपने मनसब को इस्तेमाल करते हुए, रियासती ताकत को इस्तेमाल करते हुए, जिस तरह अपोजिशन को पिछले अदवार में सलाखों के पीछे डाल के, सजाए मौत की चक्कियों में डाल के, उनकी बेटियों को, उनकी बहनों को अस्पतालों से घसीट कर जेलों में डाला गया,
ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہم بیٹیوں کی عزت کرنا جانتے ہیں, ہم صحافیوں کی عزت کرنا جانتے ہیں, ہم بہنوں کی عزت کرنا چاہتے ہیں, ہم ان منصب جن کے اوپر آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بٹھایا, ہم ان کی عزت کرنا چاہتے ہیں, جانتے ہیں. ہم بالکل پرسنلائزڈ ہو کر نہیں. اور میں میڈیا سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ جب اس قسم کی آپ سٹوری کریں, جب اس قسم کی, پاکستان ٹیلی ویژن نے کسی میڈیا کا نام لے کر, کسی چینل کا نام لے کر آج تک ان کے بارے میں غلط خبر نہیں چھاپی. کبھی آپ مجھے بتائیں کہ کسی نے, پاکستان ٹیلی ویژن نے کسی چینل کے بارے میں خبر چھاپی ہو؟ آج ہر چینل پاکستان ٹیلی ویژن کی خبر چلا رہا ہے, مس انفارمیشن پھیلا رہا ہے بغیر پاکستان ٹیلی ویژن کا ویو لیے. یہ کس فریڈم آف ایکسپریشن اور میڈیا کی آزادی میں آتا ہے؟ یہ تو جرنلزم کے بھی اگینسٹ ہے کہ آپ کسی کا ویو لیے بغیر سٹوری کو کریں اور پھر سارے چینلز پاکستان ٹیلی ویژن کا نام لگا کر اس جھوٹی خبر کو چلائیں. تو میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے وہ 4 سال کا دور, جس وقت ہمارے فریڈم آف ایکسپریشن کا گلا گھونٹا گیا, جس وقت ہمارے چلتے پروگرامز کو بند کیا گیا, جس وقت ہمارے بارے میں کوئی صحافی لکھتا تھا تو اس کا قلم توڑ دیا جاتا تھا, اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا تھا, اس کی نوکری سے اس کو برخاست کر دیا جاتا تھا. ہم نے وہ دور سہا ہے. ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی ایسا کام ہو کہ کسی کو بھی اپنی بات کرنے کا موقع نہ ملے. فرنٹ رو کے اوپر اعظم چودھری صاحب اس دن بیٹھے ہوئے تھے, وزیر اعظم کا جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی. اتنی چھوٹی بات, اتنا جھوٹ. اور اس کے بعد ہم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہر روز کی بنیاد کے اوپر اپنے احتساب کا جواب دیا ہے, کیونکہ ہمارے پاس جواب تھے. وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے آپ کو آئین کے سامنے پیش کیا, قانون کے سامنے پیش کیا, ہر الزام کا جواب دیا. آج کوئی الزام کا جواب دینے کا جواب نہیں ہے اور اس کے اوپر اس قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں. باہر بیٹھی ہوئی پراکسیز کے خلاف سے انسائٹ کر کے وائلنس اپنے ملک کے اندر سازش کرتے ہیں. یہ پاکستانیت ہے. ہر وہ شخص جو اس میں ملوث ہے وہ پاکستانی نہیں, وہ پاکستان کا دشمن ہے. جس نے 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی ہے وہ پاکستان کی قوم کا, ان شہداء کا مجرم ہے. وہ عمران خان فورن ایجنٹ ہے, وہ ماسٹر مائنڈ ہے 9 مئی کا. اور آج 9 مئی کی انویسٹیگیشن کو کہتے ہیں ہونا نہیں چاہیے. اور وہاں وہ جو لوگ ملوث ہیں وہ آج ہیومن رائٹس اور وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے رائٹس کی بات کرتے ہیں. جب ملک کے اندر الیکشن کے اندر انشاءاللہ اپنی آئینی مدت پوری ہونے کے بعد جب الیکشن ہوگا اور ہماری حکومت اپنی آئینی مدت ختم کرنے کے بعد الیکشن میں جائے گی تو عوام کے پاس کیا لے کر جاؤ گے؟ عوام کے پاس 9 مئی کا سانیہ لے کر جاؤ گے؟ عوام کے پاس 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا لے کر جاؤ گے؟ عوام کے پاس سی پیک کو منجمد کر کے روک کے پروجیکٹس بند کر دیا لے کر جاؤ گے؟ آج شہباز شریف وزیر اعظم خیبر پختونخوا میں لیپ ٹاپ بیچنے آتا ہے, کیوں نہیں آ سکا اس وقت کا وزیر اعظم ملک کے اندر یونیورسٹی, پشاور کے اندر یونیورسٹی بنانے, فاٹا کے اندر یونیورسٹی بنانے, فاٹا کے لوگوں کے اندر لیپ ٹاپ کو تقسیم کرنے؟ اور ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کی تہذیب, پاکستان کے کلچر, پاکستان کی ثقافت, پاکستان کے ہیریٹیج کو دوبارہ سے زندہ کرنے کے لیے ہم نے جو آرٹسٹ ہیں ان کے لیے 1 بلین کی ہیلتھ انشورنس جو ہے اس کا اعلان کیا ہے. صحافیوں کے لیے ابھی ارشد بھائی نے کہا کہ یہاں صحت کارڈ ہے جو 2013 میں نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اور وہ یہاں موجود ہے. پچھلے ادوار میں بھی آتا رہا یہاں. لیکن جو صحافی پورے پاکستان کے اندر ان کو ہیلتھ انشورنس دی جائے گی ایک کارڈ کے ذریعے, ایک ڈگنیفائڈ طریقے کے ذریعے, اسی طرح آرٹسٹ کو دی جائے گی. فلم فائنینس فنڈ کا قیام کیا جا رہا ہے تاکہ جو یوتھ ہے وہ مثبت ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انگیج کرے. پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کو کی پریمیسز کے اوپر سنیما ہاؤسز, آپ کو یاد ہوگا پچھلے ادوار میں سٹیج پلیز ہوتے تھے, اسٹریٹ تھیٹرز ہوتے تھے. سنیما ہاؤس پشاور کے اندر کتنے مشہور سنیما ہاؤسز تھے, لیکن پچھلے 30-35 سال کے اندر ہماری ثقافت, ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری, ہماری فلم انڈسٹری, ہماری میوزک کی انڈسٹری کو سب کو زنگ لگ گیا. لیکن 2017 میں سفر کا آغاز کیا تھا, وہ جاری و ساری ہے. ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی کی پریمیسز کے اوپر سنیما ہاؤسز کا قیام کیا جا رہا ہے. یہاں بچوں کے لیے ریسرچ سیلز کا قیام کیا جا رہا ہے جو بچے یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں. اور پہلی دفعہ جتنی میوزک کی آرکائیو ہے 9 مئی کے واقعے میں ریڈیو پاکستان کے اس